चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग यूपीएससी जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस। इसके ऊपर कंप्लीट जितना आज हो पाएगा उतना हम लोग आज बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये तो आपका कोर्स जो होगा वो हिंदी मीडियम में होगा, प्योरली हिंदी मीडियम में होगा, रीडिंग वगैरह सब हिंदी मीडियम में होगा। नोट्स वगैरह सारे मिलेंगे इसके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये शासन क्या चीज़ है। शासन, शासन जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक सरकार और दूसरा नेटवर्किंग, या फिर हम बोले तो नेटवर्क। अब सरकार में क्या क्या आता है? सरकार में आपका आता है विधायिका, आपका कार्यपालिका, और आपका आता है क्या, न्यायपालिका। और नेटवर्क में क्या आता है? सिविल समाज संगठन, सिविल समाज संगठन। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो हम क्या बोलते हैं, उसको शासन बोलते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इस शासन का तात्पर्य सरकार और उसकी नेटवर्किंग, सरकार और उसकी नेटवर्किंग से है। यह नेटवर्किंग सिविल समाज संगठनों के साथ होती है। सिविल समाज संगठनों के साथ होती है। साथ होती है। अगर हम बात करें सिविल समाज संगठन के बारे में थोड़ा सा और, ये सिविल समाज संगठन ये क्या होता है? मैं तो समाज संगठन का आशय है कि सरकार एवं परिवार के बीच बीच मध्यवर्ती निकाय, मध्यवर्ती निकाय। अब ये क्या हो सकता है? पर सरकार एवं परिवार के बीच मध्यवर्ती निकाय हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण के तौर पे दबाव समूह जो है, समूह है। आप बोले तो स्वयं सहायता समूह, समूह है, हित समूह है, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। फिर बात करें तो हम स्वैच्छिक संगठन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस। ये तो हमने समझा अभी क्या, शासन सरकार और नेटवर्क से मिलकर बनता है। सरकार में क्या आपका विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेटवर्क में है सिविल समाज संगठन। फिर हमने शासन का तात्पर्य एक डिफिनेशन टाइप में लिखा, नेटवर्क के बारे में समझा। नेटवर्क में एक और वर्ड आया सिविल समाज संगठन। फिर मैंने सिविल समाज संगठन को समझा, सरकार एवं परिवार के बीच मध्यवर्ती निकाय को। फिर बात करते हैं, आखिर हम सुशासन की बात करते हैं अगर, सुशासन का स्वरूप, सुशासन का स्वरूप क्या, या फिर हम बोले तो गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। सुशासन का महत्व जो है ना, सुशासन का महत्व, सुशासन का महत्व शासन के कारण नहीं, शासन के कारण न होकर कुशासन के कारण है, कुशासन के कारण है। क्योंकि शासन जो है, क्योंकि शासन
शासन स्वतः अपने आप में, स्वतः अपने आप में सुशासन की विशेषता, सुशासन की विशेषताओं, सुशासन की विशेषताओं को समाहित करती है, समाहित करती है। एक और बात कि सुशासन की जो विशेषता है उसको सर्वव्यापी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सुशासन, थोड़ा सा हम इसके की पॉइंट में लिखते हैं। सुशासन की परिभाषा जो है सर्वव्यापी आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं, परिभाषित नहीं। तो सुशासन की परिभाषा जो है वो सर्वव्यापी आधार पर, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। क्योंकि देश की शासन प्रणाली जो है, देश की शासन प्रणाली सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक, इन तीन परिस्थितियों के कारण, इस तीन परिस्थितियों का एक परिणाम, परिणाम है। अगर हम बात करें कि एक देश की भी अगर हम बात करें तो शासन जो होगा तो वो भी आपका स्थिर में होगा, वो भी क्या होगा, परिवर्तन में होगा। जैसे अगर हम बात करें विशिष्ट देश में भी, विशिष्ट मतलब किसी एक देश की बात कर रहे हैं, विशिष्ट देश में समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन के साथ सुशासन के विशेष, सुशासन के विशेष मानकों में परिवर्तन देखा जा सकता है, मानकों में परिवर्तन देखा जा सकता है या होना मुश्किल, मानकों में परिवर्तन स्वाभाविक है। तो हम बोल सकते हैं कि सुशासन जो है, सुशासन एक गतिशील अवधारणा है, एक गतिशील अवधारणा है। नेक्स्ट बात करते हैं सुशासन के मानक एवं विशेषताएं। सुशासन के मानक एवं विशेषताएं। सुशासन की व्यवहारिकता महत्व ग्रहण करती, सुशासन की व्यवहारिक महत्व प्राचीन काल से हम देख सकते हैं, सॉरी प्राचीन ऐसे लिखते हैं, प्राचीन समय से विद्यमान है। परंतु सुशासन की अवधारणा को संकल्पित करने का श्रेय, करने का श्रेय जो है वो विश्व बैंक को जाता है, विश्व
बैंक को जाता है। विश्व बैंक ने क्या किया था, 1992 में 8 मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया था। विश्व बैंक ने, विश्व बैंक शासन एवं विकास पर, थोड़ा की पॉइंट लिखते हैं इसके, शासन एवं विकास पर 1992 में, 1992 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और इस प्रतिवेदन में 8 मौलिक, 8 मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया। 8 मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया। और वो 8 मौलिक विशेषताएं क्या है, तो इस 8 मौलिक विशेषता के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले ये कि सर्वसम्मत, सर्वसम्मत उन्मुखी शासन का होना, उन्मुखी शासन का होना। नंबर 1, सबसे पहले क्या, सर्वसम्मत, सम्मत, सभी के सम्मति से जो है ना उन्मुखी शासन का होना। सेकंड पॉइंट है आपका विधि का शासन। और इन्होंने विधि के शासन की 4 मौलिक, विधि की, विधि का शासन और विधि के शासन के 4 मौलिक, 4 मौलिक विशेषताएं बताएं। और वो 4 मौलिक विशेषता क्या है, 4 मौलिक विशेषता ये है कि जो देश में है ना, सबसे पहला, देश में सामान्य कानून को सर्वोपरि माना जाए। सामान्य कानून जो है वो क्या हो, सर्वोपरि माना जाए, सर्वोपरि माना जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, मतलब विधि का शासन का जो मौलिक विशेषता है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान कानून के प्रति, समान कानून के प्रति समान उत्तरदायी माना जाए, समान उत्तरदायी माना जाए। थर्ड पॉइंट है आपका जनता के अधिकारों को संविधान की शक्तियों का स्रोत माना जाए। जनता के अधिकारों को संविधान के शक्तियों का स्रोत, शक्तियों का स्रोत माना जाए। और फोर्थ पॉइंट, सिविल सत्ता को सर्वोपरि माना जाए। सिविल सत्ता या फिर सिविल प्राधिकार, सिविल प्राधिकार को सर्वोपरि माना जाए, सर्वोपरि माना जाए। ये 2 पॉइंट, ये तो मैंने इसमें विधि का शासन, सबसे पहले 8 मौलिक विशेषताएं क्या थी जो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें बताया था कि 8 मौलिक विशेषताएं हैं किसके, शासन, गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो 1 नंबर ये कि सर्वसम्मति या फिर उन्मुखी शासन का होना। तीसरा नंबर पॉइंट है प्रभावशालीता, प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, प्रभावशील भी हो और कार्यकुशल भी हो, यानी कि कीमत और लाभ के बीच का अनुपात जो हो वो समान हो। फोर्थ नंबर क्षमता एवं समावेशन। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपका भागीदारी
एंड 6 नंबर पॉइंट है आपका उत्तरदायित्व। एंड 7 नंबर पॉइंट है आपका पारदर्शिता। एंड लास्ट 8 नंबर पॉइंट है हमारा जवाबदेहिता। हम लोग को जो ई गवर्नेंस में पढ़ना है, इन दो के ऊपर फोकस करना है ज्यादा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। अगर हम बात करें तो सुशासन निम्नांकित विशेषताओं को दर्शाती है। कुछ इसके विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्या है इसके, एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। विशेष महत्व, आखिर सुशासन की विशेष महत्व क्या है। सुशासन के कुछ विशेष महत्व, कुछ विशेष। अच्छा, सुशासन की विशेषता, विशेषता, एक सेकेंड, सुशासन की कुछ विशेषता का महत्व, विशेषता का महत्व क्या है इसके, सुशासन की विशेषता का महत्व। तो सबसे पहला हम अगर बात करें तो जो सबसे पहला होगा ये राजनीतिक जवाबदेहिता। जवाबदेहिता का होना ताकि जनता के द्वारा राजनीतिक सत्ता या प्राधिकार के अभ्यास की मान्यता को स्वीकृति प्रदान किया जा सके। राजनीतिक प्राधिकार या फिर सत्ता के अभ्यास को, अभ्यास की मान्यता को स्वीकृति प्रदान की जा सके, स्वीकृति प्रदान किया जा सके। एवं इस उद्देश्य से, एवं इस उद्देश्य से नियमित आधार पर निर्वाचन का होना। अब थोड़ा सा की पॉइंट में लिखते हैं इसको। सेकंड पॉइंट, शासन की प्रक्रिया में विभिन्न धार्मिक, मतलब ऐसे लिखते हैं, शासन की प्रक्रिया में, शासन की प्रक्रिया में विभिन्न धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, पेशेवर समूह की भागीदारी, सांस्कृतिक, पेशेवर समूहों की भागीदारी। एवं इस उद्देश्य से संघ बनाने में की स्वतंत्रता, इस उद्देश्य से संघ बनाने की स्वतंत्रता। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, विधि का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर वैधानिक रूपरेखा को स्थापित करना। विधि का शासन, विधि का शासन ये अलग है शासन, एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर वैधानिक रूपरेखा, रूपरेखा को स्थापित करना, स्थापित करना।
ताकि इसके माध्यम से क्या हो, मानव अधिकार का संरक्षण, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना एवं प्रशासनिक शक्तियों, तीन काम, दुरुपयोग एवं किसी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करना। इससे कैसे, इसके माध्यम से विधि का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर वैधानिक रूपरेखा स्थापित करनी, ताकि इसके माध्यम से सबसे पहले नंबर वन कि मानवाधिकार का संरक्षण हो, मानवाधिकार का संरक्षण। सेकंड, सामाजिक न्याय सुनिश्चित, न्याय सुनिश्चित करना। एवं थर्ड पॉइंट, प्रशासनिक शक्तियों, प्रशासनिक शक्तियों एवं किसी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करना, किसी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करना। अगला पॉइंट है, चार पॉइंट याद रहना चाहिए हमेशा। नौकरशाह, नौकरशाह की जवाबदेहिता का होना, जवाबदेहिता का होना, ताकि इसके माध्यम से, इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों, सरकारी जवाबदेहिता किसकी, नौकरशाह की, सरकारी अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के निष्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य से नौकरशाह की कार्य प्रणाली में खुलापन एवं पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य से नौकरशाही की, नौकरशाही की कार्य प्रणाली में खुलापन एवं पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सकता है, पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सकता है। फिफ्थ नंबर, शासन के द्वारा, शासन के द्वारा नीति प्रक्रिया में, नीति प्रक्रिया में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करें, जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। शासन में जन भागीदारी की मात्रा तीन कारकों से हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये तीन कारकों पर निर्भर करती है, तीन कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। शासन में जन भागीदारी जो है वो तीन प्रकार से निर्भर करती है। शासन में जन भागीदारी, ये पॉइंट से आ रही है क्या, सबसे पहले है इसमें नंबर वन कि जनता में भागीदारी करने की दक्षता हो। सबसे पहले जनता में भागीदारी करने की दक्षता या क्षमता, जनता में भागीदारी करने की इच्छा शक्ति हो। एक तो दक्षता, दूसरी इच्छा शक्ति हो, और तीसरी
उचित अवसरों को प्रदान किया जाना चाहिए। उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उचित अवसर प्रदान, ये तीन फैक्टर, एक तो आपका इच्छा शक्ति, एक है आपका दक्षता क्षमता, और दूसरा है उचित अवसरों का प्रदान किया जाना। प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुचारू बनाया जाना ताकि प्रभावशीलता एवं कार्य कुशलता को प्राप्त की जा सके। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, एक और पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं। प्रशासनिक तंत्र को क्या करना है, अधिक सुचारू बनाना है, एंड सुचारू बनाना है। सुचारू बनाने से क्या होगा, प्रभावशीलता, इंप्लाइज ये करेगा, प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता को प्राप्त किया जा सके। कार्यकुशलता को प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी तंत्र और सिविल समाज संगठन, सिविल समाज संगठनों के बीच परस्पर सहयोग, ये सहयोग का मैंने साइन दिया। सिविल समाज संगठन के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाए, और इसमें बोल सकते हैं एक्सेट्रा। एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सुशासन का आधार जो है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को माना गया है। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में बोल सकते हैं कि सुशासन का आधार जो है, सुशासन का आधार प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को माना गया है। व्यवस्था को माना गया है, परंतु कई परिस्थितियों में, कई परिस्थितियों में सुशासन एवं प्रजातंत्र, सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच के अंतर विरोध को देखा जाता है, को देखा जा सकता है, विवेचना करें। तो इसका आंसर लिखेंगे हम अभी जस्ट। हम्म तो हम देख रहे थे कि सुशासन का आधार प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को माना गया, परंतु कई परिस्थितियों में सुशासन जो है प्रजातंत्र के बीच अंतर विरोध को देखा जा सकता है। तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे हम, कई परिस्थितियों में, कई परिस्थितियों कई परिस्थितियों में राजनीतिक बाध्यता के कारण, राजनीतिक बाध्यता के कारण प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सुशासन हेतु उपयोगी नहीं माना गया है। नहीं माना गया है। इसके निम्नलिखित इसके निम्नलिखित आधार है।
नंबर 1, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्वतः यह प्रमाणित करता है प्रमाणित करता है कि सुशासन को राजतंत्र में भी प्राप्त किया जा सकते हैं। नंबर 2, अशोका एवं अकबर जैसे शासकों के शासन का दृष्टिकोण स्वतः सुशासन के महत्व को दर्शाती है, जो कि राजतंत्र के व्यवस्था पर आधारित है। नंबर 3, प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा राजनीतिक बाध्यता के कारण राजनीतिक बाध्यता के कारण कई अवसरों पर कई अवसरों पर तार्किक या विवेकशील नीतियों को लागू किया जाना संभव नहीं है। नीतियों को लागू किया जाना संभव नहीं है, जो कि सुशासन हेतु सुशासन हेतु आवश्यक होते हैं। प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा राजनीतिक बाध्यता के कारण कई अवसरों पर तार्किक एवं विवेकशील नीतियों को लागू किया जाना संभव नहीं है। नंबर 4, प्रजातंत्र में सरकार को जनमत के अनुसार जनमत के अनुसार कार्य करने के कारण जनमत के अनुसार कार्य करने के कारण नीतियों की लोकप्रियता पर भी नीतियों की लोकप्रियता पर भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि सुशासन
जो कि सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में प्राप्त करने की दिशा में बाधक सिद्ध होता है, बाधक सिद्ध होता है। अपने पॉइंट देखे हमने। सबसे पहले हमने देखा कि कई परिस्थितियों में राजनीतिक पद्धति के कारण प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सुशासन नहीं माना जाता है। इसके निम्नलिखित आधार है। सबसे पहले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्वतः यह प्रमाणित करता है कि सुशासन को राजतंत्र में भी प्राप्त किया जा सकता है। अशोका, अकबर जैसे शासकों के शासन का दृष्टिकोण स्वतः सुशासन के महत्व को दर्शाता है, जो कि राजतंत्र की व्यवस्था पर आधारित थी। प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा राजनीतिक बाध्यता के कारण कुछ राजनीतिक बाध्यता होती है। कई अवसरों पर तार्किक या विवेकशील नीतियों को लागू किया जाना संभव नहीं हो पाता है, जो कि सुशासन हेतु आवश्यक है। प्रजातंत्र प्रजातांत्रिक या प्रजातंत्र में सरकार को जनमत के अनुसार करने जनमत के अनुसार कार्य करने कारण नीतियों की लोकप्रियता पर भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में बाधक सिद्ध होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट अगर बात करें तो प्रजातांत्रिक सरकार का जो कार्यकाल होता है वह निश्चित रूप से निर्धारित होता है। अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक बाध्यता की बात कर सकते हैं, इसमें जनमत संग्रह और लोकप्रियता की बात कर सकते हैं, और इस पॉइंट में कार्यकाल की बात कर सकते हैं। जैसे प्रजातांत्रिक सरकार का कार्यकाल सरकार का कार्यकाल निश्चित रूप से निर्धारित होता है, निश्चित रूप से निर्धारित होता है। इसलिए या फिर अतः ऐसी सरकार सुशासन को प्राप्त करने के लिए सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में दीर्घकालीन नीतियों का नीतियों का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हो पाती है, करने की स्थिति में नहीं हो पाती है। जबकि राजतंत्र में शासक अपने कार्यकाल को लेकर सुनिश्चित या फिर अधिक संरक्षित रहते हैं, सुनिश्चित रहते हैं। 6 नंबर पॉइंट, प्रजातांत्रिक सरकार सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में जो कीमत अदा करती है, जो कीमत अदा करती है, उससे प्राप्त प्रतिफल को लेकर सुनिश्चित नहीं हो पाती है, जो कि पुनः सत्ता में वापसी से
संबंधित होता है। परंतु वर्तमान समय में, वर्तमान समय के संदर्भ में प्रजातंत्र एवं सुशासन एक दूसरे की पूरकता प्रदान करती है, एक दूसरे को पूरकता प्रदान करती है। अतः प्रजातंत्र की सफलता हेतु प्रजातंत्र की सफलता हेतु सुशासन को प्राप्त करना, प्राप्त किया जाना अपेक्षित एवं अनिवार्य है। तो ये कंप्लीट इसके बारे में हम लोग नोट कर चुके हैं।